हाँ, तो सूर्य तप के बाद में इसी से संबंधित दूसरा भाग है, वो आता है पृथ्वी के उष्मा बजट का। तो सबसे पहले उष्मा बजट से क्या तात्पर्य है बताओ। यानी एक प्रकार से इसका मतलब ताप संतुलन है। सूर्य से लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी जितना सूर्य तप प्राप्त करती है उतना ही ये पार्थिव विकिरणों के रूप में वापस लौटा देती है, और उसके कारण इस पृथ्वी ग्रह का तापमान क्या बना रहता है, स्थिर संतुलित बना रहता है। और तापमान के संतुलन की जो ये प्रक्रिया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, उष्मा बजट के नाम से जानते हैं, या तापीय संतुलन के नाम से जानते हैं। जितना सूर्य से आ रहा है विभिन्न प्रक्रमों द्वारा वो वापस, लेकिन हम देख रहे हैं कि आगे हम पढ़ेंगे एक स्थिति आएगी तापीय विसंगति। कुछ ऐसे क्षेत्र भी होने लग गए हैं कि वहां पर जितना आ रहा है उससे वापस शून्य में कम लौटाया जा रहा है, वहां ज्यादा एकत्रित होने लग गया। और उसके कारण से वर्तमान में हम जो पढ़ते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग की पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो ये उष्मा बजट का जो ताप संतुलन है उसमें क्या उत्पन्न हो रही है, असंतुलन की स्थिति की। जितना आ रहा है वो पूरा वापस नहीं जा रहा, उससे कुछ भाग कहाँ वायुमंडल के नीचे वाले हिस्से में रह रहा है, और वो मात्रा ज्यादा हो गई प्राप्ति वाली, और प्राप्ति की मात्रा बढ़ती जाएगी तो पृथ्वी ग्रह का तापमान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले तो एक परिभाषा के रूप में लिखोगे पृथ्वी का उष्मा बजट में, और इसमें लिखो सूर्य द्वारा सूर्य द्वारा लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा वह पृथ्वी से छोड़े जाने वाले पार्थिव उष्मा जो किस रूप में होती है, दीर्घ तरंगों के रूप में। छोड़े जाने वाली पार्थिव उष्मा की मात्रा लगभग एक समान बनी रहती है। लगभग एक समान बनी रहती है। इस प्रवाह से पृथ्वी का ताप संतुलित रहता है। इस उष्मा प्रवाह से पृथ्वी का ताप संतुलित रहता है। इस प्रक्रिया को ही पृथ्वी का उष्मा बजट
इस प्रक्रिया को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। या सीधा सा हम कह सकते हैं, सूर्य से प्राप्त की गई और पृथ्वी से त्यागी गई ऊष्मा की मात्रा समान बनी रहे, तो ये किस प्रोसेस से रहती है वो बात अब इसमें हम पढ़ते हैं। तो अगर हम सबसे पहले प्राप्त कैसे हो रहा है उस आरेख के बारे में चर्चा करें, तो प्राप्त होने वाले की अगर हम चर्चा करते हैं तो पहले एक हिस्से में हम प्राप्ति की बात करें तो सूर्य से अगर हम ये माने टोटल कितनी इकाई, अगर सूर्य से ये मान लिया जाए कि कुल 100% या 100 इकाई का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो सूर्य से जब 100 इकाई का उत्सर्जन कहां पर, वायुमंडल की सतह तक के लिए, ये अपने को कहां तक के लिए ध्यान रखना है, ये वायुमंडल की ऊपरी सतह, यानी वायुमंडल में कितनी इकाई प्रवेश कर रही है, 100 इकाई पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही है। जब ये 100 इकाई पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही हैं, तो इसमें से हम देखते हैं कि इन 100 इकाइयों में से सबसे पहले अगर बात करें तो वायुमंडल में क्या उपस्थित हैं, मौजूद हैं धूल कण। वायुमंडल में धूल के कण मौजूद, इन धूल के कणों से टकरा करके क्या होता है वो प्रकीर्णन और परावर्तन, कुछ टकराकर वापस और कुछ फैलेंगे। अब जब जो इसके टकराया उसमें से जो वापस टकराकर शून्य में चला गया उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित मात्रा। और धूल कणों से टकराकर कितने % भाग, तो वायुमंडल में सूर्य से आने वाली 100 इकाइयों में से 6 इकाई धूल कणों से टकराकर वापस कहां चली जाती हैं, शून्य में या अंतरिक्ष में लौट जाती हैं। दूसरे नंबर पर हम इसमें बात करें आने वाले में से, इसके अलावा जो आ रहा है इसमें से वायुमंडल के अंदर मौजूद हैं बादल, और बादलों से भी हमने पढ़ा है क्या होता है, परावर्तन होता है टकराकर। और जो बादल हैं इनसे टकराकर कितना भाग, 27% भाग बादलों से टकराकर क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। धरातल की जो सतह है ये उबड़ खाबड़ है, और इस सतह के कुछ भाग पर क्या जमी हुई है, बर्फ की लेयर जमी हुई है। हिमाच्छादित धरातल है, उस हिमाच्छादित धरातल से बर्फ, यहां से कितना भाग इस हिमाच्छादित धरातल से टकरा करके और कितना भाग वापस परावर्तित हो जाता है, तो 2% भाग परावर्तित हो जाता है। ये हिम से है, तो हिम, बादल और धूल कणों से टोटल इनसे ये योग कितना हुआ, 35% भाग परावर्तन से शून्य में चला गया, जिसका परावर्तन का मतलब एल्बिडो, किसी भी सतह से टकराकर जो वापस चला जाता है जिसको गर्म करने में कोई योगदान नहीं, वो उसका क्या कहलाता है, एल्बिडो। इस तरीके से ये पृथ्वी का क्या हो गया, एल्बिडो या एल्बिडो बोल दो, 35%। अब अपने पास बचा कितना, तो अब हम देखते हैं कि यहां पर 100 - 35 अपने पास 65 इकाई बचता है।
इस 65 इकाई में से अगर हम देखें तो विशेष रूप से लगभग आने वाले से वायुमंडल में मौजूद है विभिन्न गैस और जलवाष्प। गैस और जलवाष्प जो हैं ये क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैस और जलवाष्प आने वाले प्रत्यक्ष सौर विकिरण का 14% भाग का वायुमंडल में क्या हो जाता है, अवशोषण। यहां पर इसका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाता है। ये वापस नहीं जाएगा, ध्यान रखना है, ये अवशोषण है। इसको यहां न लिख के आप करो। वरना सोचोगे परावर्तित मात्रा है, तो ये अवशोषण की मात्रा है। और कौन से अवशोषण की है, प्रत्यक्ष सूर्यातप, इसका यहां पर अवशोषण हो गया। अपने पास कितना बचा, अब 65 था, 65 में से 14% और चला गया, अब 51%। इस 51% में से जब ये आता है सूर्य से, तो धूल के जो कण थे, जिससे क्या होता है, परकीर्णन होता है। 23% भाग धूल के कण नष्ट करते हैं, उसमें से 6% तो पहले ही ऊपर जा चुका है, और 17% भाग प्रकीर्णित प्रकाश के रूप में कहां पर आता है, धरातल तक आता है। इसकी मात्रा कितनी है, 17%, जिसे हम विसरित प्रकाश कहते हैं। प्रकीर्ण के द्वारा बिखर गया, बिखरा हुआ प्रकाश नीचे आता है। इसके अलावा 34% प्रकाश सीधा डायरेक्ट कहां तक आ जाता है, धरातल तक आ जाता है। 34 + 17, 51% किसके द्वारा, पृथ्वी द्वारा या धरातल के द्वारा क्या होता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो पृथ्वी तक कितना पहुंचता है सूर्य से विकिरित का, 51% अपने पास पहुंचता है, जिसमें से 17% वायुमंडल से विसरित होकर धरातल तक आता है, और 34% प्रत्यक्ष रूप से कहां पर आ गया, पृथ्वी के पास आ गया। ये आने वाली मात्रा है। तो आने वाले में अपने को वापस कितना भेजना है, अब अपने को वापस 65 भेजना है। 35 तो हम भेज चुके, 35% तो एल्बिडो है, जो कि काम ही नहीं लिया पृथ्वी ने, सीधा टकराकर वापस कहां चला गया, शून्य में चला गया है। तो पुनः एक बार यहां पर प्राप्ति, ये भाग किसका है, प्राप्त उष्मा। पार्ट ए जो हम है, ये है प्राप्त उष्मा। प्राप्त उष्मा में अपने को क्या क्या ध्यान रखना है, तो प्राप्त उष्मा का जब हम हिसाब देते हैं, तो आप प्राप्त उष्मा में सबसे पहले हिसाब में पहला पॉइंट, टोटल कितनी इकाई, 100। सेकंड नंबर पर 100 - 35, जो डाटा याद रखने हैं, 65 बचा। थर्ड 65 - 14, 51 बचा। और ये 51 दो टुकड़ों में 17 विसरित प्रकीर्ण और 34 सीधा पृथ्वी तक प्राप्त हुआ। क्या क्या डाटा याद रखने हैं, अब 5-6 नाम। पहला क्वेश्चन आएगा, परावर्तन में 3 वैल्यू। पृथ्वी का एल्बिडो कितना, तो 35। मोलर के अनुसार कितना है पृथ्वी का एल्बिडो, 35। कुछ विद्वानों ने इसका 32, 34, 38 अलग अलग भी माना है, लेकिन ज्यादातर सहमत किस पर हैं कि औसत रूप से सामान्यतः पृथ्वी का एल्बिडो या इससे परावर्तित मात्रा 35 या 30 इकाई बोल सकते हैं। 6% किसके द्वारा, धूल कणों द्वारा वायुमंडल से परावर्तित। यहां पर अलग अलग लिख देते हैं, पहले 35 का हिसाब देते हैं। 35 में आपको 3 चीजें दिमाग में रखनी है। 6% किसके द्वारा, धूल कणों
द्वारा परावर्तन। 9 उसके बाद 2% सॉरी किसके द्वारा? हिमाच्छादित धरातल द्वारा परावर्तन। और 27% किसके द्वारा? बादलों द्वारा परावर्तन। इस तरीके से 35% को हमने काम में ही नहीं लिया है। 35 हो गया एल्बिडो। शेष अपने पास है 65। 65 में से लिखेंगे 14% प्रत्यक्ष सौर विकिरण का वायुमंडल द्वारा। और वायुमंडल द्वारा का मतलब है विभिन्न ग्रीन हाउस गैसें और जलवाष्प द्वारा क्या हुआ? अवशोषण। शेष कितना है? 65 माइनस 14, शेष अपने पास कितना परसेंट है? 51%। 51% धरातल द्वारा प्राप्त। इसमें भी दो तरीके से ध्यान रखोगे। 51 में भी हम कहेंगे 17% प्रकीर्णन से विसरित प्रकाश के रूप में और 34% प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में सीधा पृथ्वी तक पहुंचा है। ये एक अपने को हिसाब रखना है, किसका? प्राप्त उष्मा का हिसाब रखना है। वायुमंडल से परावर्तित एल्बिडो 35 में तीनों अच्छे से ध्यान रखने हैं। 14% प्रत्यक्ष सौर विकिरण का आने वाले का वायुमंडल ने रोक लिया है। और पृथ्वी तक पूछा जाए कितना प्राप्त होता है? सूर्य तप से सीधा क्वेश्चन आए विकिरित उष्मा का, तो 51% प्राप्त। कि सूर्य से टोटल आया उसका तो कितना? 51। उसमें से डायरेक्ट आकर टकराया जमीन से 34, और बीच में धूल को कणों से टकराकर फिर बिखर कर नीचे आया, वो कितना है? 17। जैसे सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के कुछ बाद भी नीचे क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है, वो ऊपर से विसरित प्रकाश ही नीचे आ रहा है। तो ये सबसे पहले प्राप्त की गई उष्मा में। तो लिखोगे पृथ्वी का एल्बिडो में ये बनाना है। वैसे तो ज्यादा इसमें लिखने वाली बात यही है और कुछ नहीं है। यहां पर कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, ये बनाना है और ये प्राप्त की गई में। तो लिखोगे ए पार्ट सौर विकिरण से दीर्घ तरंगों के रूप में प्राप्त, सॉरी लघु तरंग, सौर विकिरणों से लघु तरंगों के रूप में प्राप्त उष्मा सबसे पहले लिखो यदि सूर्य से विकिरित, यदि सूर्य से विकिरित वायुमंडल में प्रवेशित ऊर्जा को कुल 100 इकाई माने, यदि सूर्य से विकिरित वह वायुमंडल में प्रवेशित, वायुमंडल में प्रवेश लिख लो, वायुमंडल में प्रवेशित कुल उष्मा को 100 इकाई माने,
टोटल कितनी माननी है? 100। पहले नंबर पर 100 माने तो अब एक नंबर पॉइंट में तो परावर्तित मात्रा या पृथ्वी का एल्बिडो एक नंबर में लिखोगे, परावर्तित मात्रा जिसको क्या बोला जाएगा? पृथ्वी का एल्बिडो। परावर्तित मात्रा या पृथ्वी का एल्बिडो। तो परावर्तित मात्रा या पृथ्वी का एल्बिडो कितना? तो सीधा टोटल कितना लिखोगे? 35 इकाई। कितना है? 35। तो फैन बंद करके वैसे चालू कर दे, फैन बंद कर दे, आवाज करेगा। हाँ, और फैन बंद कर दो। तो 35 इकाई। अब 35 इकाई में तीनों अलग अलग नीचे लिखोगे ए बी सी। 35 इकाई में 6%, टोटल 35 करना है अपने को, ये 6% वायुमंडल के धूल कणों से वापस चला गया। वायुमंडल के धूल कणों द्वारा परावर्तित है। तो वायुमंडल के धूल कणों से परावर्तित बराबर 6% हो गया। 2 नंबर पे हिमाच्छादित धरातल से परावर्तन, तो कितना परसेंट? 2% हिमाच्छादित धरातल से परावर्तित। और सबसे ज्यादा 27% बादलों द्वारा परावर्तित। टोटल योग कितना हो गया? 35 हो गया। शेष मात्रा बराबर शेष मात्रा 100 माइनस 35 बराबर कितनी? 65। अब मेन बात, पृथ्वी और वायुमंडल अपने पास सूर्य से विकिरित उष्मा का कितना भाग रखते हैं? पहले 65 आया, वो 65 काम में लेंगे, 65 को भी वापस भेजेंगे बाद में, लेकिन 35 तो हमने काम ही नहीं लिया। अवशोषित कितना हो रहा है? वायुमंडल प्लस पृथ्वी द्वारा सूर्य से विकिरित उष्मा का कितना भाग अवशोषित? तो 65 अवशोषित, 14 वायुमंडल द्वारा और 51 पृथ्वी द्वारा। काम यही लेंगे, तो शेष मात्रा लिख ली 65। अब लिखो, पहले ये लिखा था आपने 1 नंबर लगा के, 2 नंबर में प्रत्यक्ष सौर विकिरण का, प्रत्यक्ष सौर विकिरण का जो लघु तरंग है, शॉर्ट वेव है ये सारी, प्रत्यक्ष सौर विकिरण का वायुमंडल वायुमंडल द्वारा कोष्टक में लिख लो, गैस जल वाष्प, वायुमंडल द्वारा अवशोषण बराबर कितना अवशोषित हो गया? 14%। 14% अवशोषित है। शेष मात्रा तो 65 माइनस 14 और कम कर दो, कितनी बची? 51%। 3 नंबर लगाकर सौर विकिरण का पृथ्वी या धरातल द्वारा प्राप्त
सौर विकिरण का पृथ्वी ऑब्लिक धरातल द्वारा प्राप्त मात्रा, तो कितनी कितनी 51। जो 51 बची है वो कौन प्राप्त कर लेगा? धरातल। दो रूपों में लिखोगे नीचे ए और बी, ये 51 दो रूपों में आएगा। ए 17% वायुमंडल से प्रकीर्णन से विसरित प्रकाश के रूप में, वायुमंडल में प्रकीर्णन से विसरित प्रकाश के रूप में। और 34% पृथ्वी तक आएगा, वो है प्रत्यक्ष सौर विकिरण के रूप में। ये टोटल अपने प्राप्ति का हिसाब दे दिया। 100 शॉर्ट में 3 नाम होंगे, 35 + 14 + 51। प्राप्त हुआ 100, 35 + 14 + 51। समझ गए? 35 परावर्तित मात्रा एल्बिडो, काम नहीं आया। 14% वायुमंडल में रहा और 51% धरातल पर आया। अब पार्ट नंबर बी, वापस जो है वो निष्कासन की मात्रा। अब बी पार्ट में पढ़ रहे हैं, त्यागी गई उष्मा, वापस जो हम लौटा रहे हैं वो उष्मा। अब अपने ऑलरेडी एक चीज सीधी बना सकते हैं, वो कौन सी मात्रा? हमने जो शुरुआत आई थी उसमें से सबसे पहले 35 इकाई तो लौटा चुके हैं, किसके रूप में? परावर्तन द्वारा, एल्बिडो के रूप में वायुमंडल से जा चुकी है, जिसका हिसाब पहले दे चुके। अपने को वापस अब कितने का हिसाब देना है? 65 का देना है। 65 में से आया जो था उसमें से 14% किसके पास है? वायुमंडल के पास था ये पीछे। अब बात करते हैं, वापस जाने वाले में सबसे मेन आता है, पृथ्वी के पास टोटल कितना है? 51 है। इस 51 में से 17% बिना वायुमंडल में रुके कहां जाएगा? शून्य में। कौन से विकिरणों के रूप में? पार्थिव। अब ये सौर नहीं है, पृथ्वी वापस क्या करेगी? विकिरण। दीर्घ तरंग है ये, और दीर्घ तरंगों के रूप में। तो ये जो 17% है ये प्रत्यक्ष रूप से दीर्घ पार्थिव विकिरण द्वारा कहां लौटा दिया गया? शून्य में गमन, डायरेक्ट चला गया, जिसका कोई यूज नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट बात अब है यूज वाला। 34 बच गया, बचा है। इस 34% में से अब यहां हम लिखेंगे 17 जाने के बाद शेष अपने पास कितना है? शेष 34। ये 34 किस किस काम आएगा? इसमें 3 टुकड़ों में हम बांटेंगे, वो है 19% + 9% और +6%।
19% किस में काम आता है? वाष्पीकरण, और उसके बाद किस में है? वो संघनन की क्रिया में। संघनन की गुप्त उष्मा बादल बन के वर्षा हो जाएगी। तो 19% पहले समुद्र से पानी क्या हुआ? वाष्पीकरण के रूप में। तो 19% वाष्पीकरण प्लस जिसको कह सकते हैं संघनन की गुप्त उष्मा, या जो हम कहें चक्रवृद्धि बनेंगे। उसके बाद 9% किस रूप से हवा गर्म होकर क्या करेगी? ऊपर उठेगी। किस क्रिया में? सहवन के रूप में 9% ऊपर जाएगा। पृथ्वी से पार्थिव कण निकले, हवा ने उसको क्या किया? सोखा, वो गर्म हुई, वहां से वो क्या करेगी? ऊपर जाएगी। तो 9% किसके द्वारा? सहवन क्रिया में यूज हो गया। और 6% किसमें? 6% पृथ्वी से निकला, वो कौन अवशोषित करेगा? वायुमंडल में उपस्थित जो पार्ट गैसें वगैरह हैं वो अवशोषित। वायु मंडल में गैस जलवाष्प हैं वो अवशोषित कर लेंगे। ये 6% किसका है? लेकिन पार्थिव उष्मा। अब जो बात कर रहे हैं ये किसकी है? 51 पार्थिव उष्मा की। टोटल यहां पर 34। अब ज्यों ही बादल बनेंगे, संघनन होगा, गुप्त उष्मा निकलेगी, ये 14 प्लस ये 34%, ये जो पूरा का पूरा है ये 34%, टोटल कितना? 48%। कितना है? 48। वायुमंडल के पास टोटल 48 हुआ। कैसे हुआ समझ गए? दो तरीके से। 14% वायुमंडल के पास प्रत्यक्ष सौर विकिरण का था, आया उसका रख लिया था। और 34% इसने पार्थिव उष्मा का रखा है, जो डायरेक्ट नहीं सोखा है। डायरेक्ट पार्थिव का तो कितना? 6 प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण। बाकी पहले समुद्र से पानी भाप बन के क्या हुआ? ऊपर उठा, चक्रवात बने, उष्ण कटिबंधीय संघनन की क्रिया हुई, गुप्त उष्मा निकली, ऊपर चली गई। इसी तरीके से हवा गर्म होकर क्या करी? ऊपर उठी, ऊंचाई पर ले गई। तो वायुमंडल में पृथ्वी से कितना पहुंचाया गया? 34। ये 48% भी बाद में कहां लौटा दिया जाएगा? शून्य में लौटा दिया जाएगा। बादल बन गए, ऊपर गुप्त उष्मा वापस कहां नहीं आएगी? नीचे नहीं आएगी। वो कहां चली जाएगी? धीरे धीरे शून्य में चली जाएगी। और इस तरीके से उष्मा संतुलन रहा। अब प्राप्ति के बाद निष्कासन या गमन का हिसाब देंगे। तो गमन में 35 तो चला गया, किसके द्वारा? परावर्तन द्वारा, ए पॉइंट में। और इसमें भी हम याद रख सकते हैं 27 प्लस 6 प्लस 2 पीछे लिखा। अपने पास कितना बचा? 65। पार्ट बी में देखें 17% वापस चला गया प्रत्यक्ष रूप से शून्य में। किसका? पार्थिव विकिरण या पृथ्वी से शून्य में गमन चला गया 17%। उसके बाद सी ऑप्शन में 48% वायुमंडल द्वारा शून्य में गमन। वायुमंडल द्वारा जो शून्य में गमन हुआ है, इसको दो पार्ट में याद रखेंगे। ए पार्ट, इसने 14% प्राप्त किया था प्रत्यक्ष सौर विकिरण का, प्लस बी पार्ट 34% इसने प्राप्त किया था पार्थिव विकिरण द्वारा। वो भी 3 क्रियाओं से। 34% में हम
तीन बातें ध्यान रखेंगे। 19% संगणन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करेगा, 9% सहवन क्रिया से प्राप्त करेगा और 6% जो है ये वायुमंडल से, वायुमंडल में चले गए, वायुमंडल में गमन था जो गैसों ने और जलवाष्प ने। इस तरीके से ये जो टोटल है वापस जाने वाला 35 प्लस 17 प्लस 48, टोटल कितना हुआ 100%। 100 इकाई वापस कहां चली गई, शून्य में। मैन अपने पास तो था 65, 48 और 17 65, ये वापस चला गया है। ये अपने को इसमें वापस लौटाने वाले में ध्यान रखना है। तो लिखोगे वापस शून्य में गमन या उत्सर्जन मात्रा में। सबसे पहले एक लाइन में लिखो पहला प्रश्न, 35 इकाई बिना वायुमंडल में अवशोषित हुए पहले ही परावर्तित हो चुकी। 35 इकाई बिना काम आए या अवशोषित हुए पहले ही परावर्तित हो चुकी। पैंतीस इकाई पहले ही क्या हो चुकी हैं, परावर्तित। शेष 100 माइनस 35 कितना, 65। शेष अपने पास 65। ये किसने प्राप्त किया, वायुमंडल प्लस पृथ्वी द्वारा प्राप्त। 65 के आगे लिखो वायुमंडल व प्लस पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्यातप। 65 इकाई प्राप्त किया है दोनों ने। अब इस 65 को अपन कैसे भेजेंगे, उसमें से अब तीसरा पार्ट लिखोगे। मैन हिसाब किसका देना है, पृथ्वी वाले। 51 का हिसाब यहां सबसे मैन है। तो इसमें लिखोगे सी पार्ट में तीसरा, पृथ्वी ने कुल प्राप्त किया था बराबर, पृथ्वी ने कुल प्राप्त किया कितनी इकाई, 51। इस 51 का हिसाब लिखोगे। पृथ्वी ने कुल इकाई प्राप्त किया था 51, जो निम्न प्रकार से काम आता है। जो निम्न प्रकार से काम आता है। सबसे पहले ए में 17%, 51 का हिसाब जो वापस कैसे जाएगा, 17% क्या हुआ है, पार्थिव विकिरणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शून्य में गमन। तो लिखो 17% के आगे पार्थिव विकिरणों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से शून्य में गमन। 17% पार्थिव विकिरणों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से शून्य में गमन। शेष मात्रा कितनी रही, 51 माइनस 17 34%। तो 34% शेष रहेगा। 51 में से 17 शून्य में चला गया, अब ये 34 रहा। 34 का यूज में तीन तरीके से लिखोगे। शेष 34% लिखो, इसके इसका निम्न कार्यों में उपयोग होता है। %34 जो बचा, इसका उपयोग निम्न कार्यों।
19% वाष्पीकरण व संघनन की गुप्त ऊष्मा। पहले तो वाष्पीकरण होगा ही, फिर ऊपर उठ के क्या होगा, संघनन। वाष्पीकरण संघनन की गुप्त ऊष्मा, विक्षोभ भी बोल सकते हैं। विक्षोभ सेवन में भी आता, उष्ण कटिबंध में विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं है, वो तो सेवन क्रिया। विक्षोभ यानी क्या बनेंगे, चक्रवात बनेंगे, उनमें संघनन की क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। तो विक्षोभ ओब्लिक विक्षोभ भी लिख सकते हो। 9% सेवन क्रिया में, सहवन विधि से ऊपर पहुंचेगा वायुमंडल में, 9% किस में आ गया, सहवन क्रिया में काम आ गया। और 6% पार्थिव विकिरणों का किसने सोख लिया, वायु। 6% लिखो पार्थिव विकिरण का वायुमंडल द्वारा अवशोषण। टोटल हो गया 34, ये 17 वो 51। तीसरा पॉइंट था ना ये 51। अब चौथा पॉइंट, अब पृथ्वी शून्य में नहीं भेज रही, अब पृथ्वी से तो भाप बन के कहां पहुंच गया, ये 34 कहां चला गया, वायुमंडल में। अब वायुमंडल से ये कहां जाएगा, शून्य में। वायुमंडल द्वारा वापस कितना लौटाया जाएगा, तो वायुमंडल ने कुल कितना प्राप्त किया, 48। टोटल कितना, 48, जो शून्य में जाएगा। 14 प्रत्यक्ष सौर विकिरण द्वारा और 34 पार्थिव ऊष्मा द्वारा। तो लिखोगे चौथे में, वायुमंडल द्वारा कुल प्राप्त इकाई या ऊष्मा, तो वायुमंडल द्वारा कुल प्राप्त ऊष्मा की मात्रा है 48 इकाई। कुल प्राप्त ऊष्मा है 48। अब इस 48 का नीचे लिखोगे, 48 कोष्टक में लिख लो, 14 + 34, 48 का 14 प्लस नीचे लिखो 14% प्रत्यक्ष सौर विकिरण द्वारा, मंडल ने 14% प्राप्त किया प्रत्यक्ष सौर विकिरण द्वारा। और 34% किससे प्राप्त किया, पार्थिव ऊष्मा द्वारा, जो विभिन्न रूपों में प्राप्त किया है। पार्थिव ऊष्मा के रूप में कितना, 34%। नीचे लिखोगे, ये 48% वायुमंडल शून्य में लौटा देता है। वायुमंडल द्वारा शून्य में लौटाई गई मात्रा 48% वायुमंडल द्वारा शून्य में लौटाई गई मात्रा। वायुमंडल ने 48% वापस शून्य में लौटा दिया। अब सार में लिख सकते हो, शॉर्ट में 3 वैल्यू। इस तरह कुल लौटाई गई मात्रा, इस तरह कुल लौटाई गई मात्रा बराबर, इस तरह कुल लौटाई गई मात्रा बराबर 35 + 17 + 48 बराबर कितना, 100। तीनों नीचे ध्यान भी रख लोगे, ध्यान है। कुल लौटाई गई मात्रा में 35 परावर्तित मात्रा या एल्बिडो, 17 प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण द्वारा और 48 वायुमंडल द्वारा। तीनों लिखना चाहो तो तीनों अलग लिख सकते हो। 35 तो क्या है, एल्बिडो या परावर्तित मात्रा है।
परावर्तित मात्रा जो वापस शून्य में चली गई। 17% प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण द्वारा शून्य में गमन, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का ध्यान रखना है, जो बिना काम आए या तो सीधा आया या सीधा चला गया वो प्रत्यक्ष नाम जुड़ेगा। प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरणों द्वारा शून्य में गमन। और 48 किसके द्वारा? वायुमंडल द्वारा शून्य में गमन, वायुमंडल द्वारा शून्य में गमन। इस तरह ये अपना था पृथ्वी का ऊष्मा बजट। वर्तमान समय में 21वीं सदी में हम देख रहे हैं तो जो ये वापस वायुमंडल द्वारा 48 लौटाया जा रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी मात्रा कम हो रही है। ये 48 की बजाय मान लो 46%, 47% ही लौटा रहा है। वो 2% क्यों नहीं जा रहा, या हम कहें कि डायरेक्ट जो 17 जा रहा था ये कम जा रहा है, क्योंकि सबसे मेन कारण क्या है, वो है बढ़ता प्रदूषण और सबसे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है जो यहां लेयर बना लेगी, जो आने तो देगी लघु तरंगों को, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगों को वो सोखती है और परावर्तित करके वापस किधर लौटाती है, पृथ्वी की ओर। अब CO2 जितनी ज्यादा होगी वो यहां ज्यादा सोखेगी और वापस नीचे की ओर पृथ्वी की ओर ज्यादा भेजेगी, तो तापमान में धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। यानी जो ऊष्मा संतुलन है वो यहां पर अब धनात्मक हो जाएगा, रह जाएगा ज्यादा और आया कम, जिससे तापमान बढ़ेगा और उसके कारण से बहुत अधिक पारिस्थितिकी संतुलन अन्य परिवर्तन पृथ्वी पर होंगे, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मन। वो आगे की बात है, यहां नहीं, यहां पर अपने लिए ये बात थी। ये पहला सूर्या तप और ऊष्मा बजट था। अब पार्ट नंबर 2 इसमें पढ़ते हैं, तापमान और उससे संबंधित बातें। पहले इसी से रिलेटेड है, लेकिन सूर्यातपी किसमें कन्वर्ट होता है, तापमान में। तो वैसे डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन सूर्यातप में क्या आ जाएगा यहां, तापमान भी। तो उसकी भी बहुत सी बातें अपने को ध्यान रखनी है। अब अगला है तापमान। तापमान में यहां क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ेंगे। तो तापमान में हम जो ये पढ़ते हैं, एक तो सबसे पहला इसमें आएगा सामान्य तथ्य परिचय के रूप में ही, क्या है इसका मापन किससे है। दूसरी बात जो इसमें हम देखेंगे तापमान में वो आती है, वो है तापांतर व औसत तापमान के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पर हम देखें तो यहां पर समताप रेखाएं क्या हैं, वो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, ये समताप रेखा उन बातों से पहले पढ़ेंगे। तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद में इसमें 2-3 बातें अलग से और हैं। एक है तापीय विसंगति, एक आएगा तापीय शिथिलन, और एक आता है जिसको हम कहते हैं ऊष्मा संतुलन के रूप में, या ताप अधिक के कहाँ है, ताप न्यूनता
कहां पर है? ऊष्मा का संतुलन या उसका वितरण, ताप का अगली बात इसमें वो उसी में आ जाएगी, तापमान का वितरण। तापमान का वितरण दो तरीके से पढ़ेंगे, एक क्षैतिज वितरण और दूसरा लंबवत वितरण। क्षैतिज वितरण का मतलब है अक्षांशों के अनुसार तापमान में क्या चेंज आएंगे वो, और इससे ही रिलेटेड एक बात और आएगी, वो है तापीय व्युत्क्रमण। तापमान से रिलेटेड बातों में अगली बात इसमें है, वो है तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन। तो तापमान से संबंधित टॉपिक एक बड़ा टॉपिक है।